नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह इस बात पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह है इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएलओ भी कहते हैं। तो क्या है इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएलओ भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के बारे में हम लोग बातचीत चर्चा करने जा रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है और कब इसकी स्थापना हुई थी और क्या क्या इसका मेन फंक्शन है, किस लिए इसका स्थापना किया गया था और क्या क्या इसका मेन फंक्शन है, एम क्या है, उसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में आईएलओ भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द आईएलओ, अब देखिए, द आईएलओ इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये है ना, जो एक है ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के बारे में कहा गया है कि द आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूएनओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, अंग है। यूएनओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसी का एक ये अंग है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो किस लिए बनाया गया? तो इसके बनाने का कारण है, द आईएलओ इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू सेट लेबर स्टैंडर्ड्स, डेवलप पॉलिसी एंड डिवाइस प्रोग्राम प्रोमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मेन। तो देखिए, ये है ना, सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया कि ये मजदूरों का जितना भी समस्या होता है, जैसे लेबर है, मजदूर है, तो वो जो है ना, किस माहौल में काम कर रहा है, किस ढंग से उसे काम करवाया जा रहा है। यानी कि उससे कहीं पर देखिएगा, चीन में तो वहाँ लेबर सबसे बंधुआ मजदूरी करवाता है। वहाँ उइगर मुस्लिम सब है। तो ये चीन में जिंगजियांग प्रांत में सिंजियांग प्रांत है, चीन का सिंजियांग प्रांत है, तो उसमें ना क्या बंधुआ मजदूरी करवाता है। तो ये इंटरनेशनल आईएलओ का स्थापना है ना, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ का अंग है। तो इसका ये मेन एम था कि पूरे दुनिया में मजदूरों की क्या समस्या है, उसका समाधान किया जाए। अब बहुत जगह बंधुआ मजदूरी कराया जाता है, किस कंडीशन में उसे लेबर कराया जा रहा है, यानी कि जहाँ पर वो लोग अपना काम करता है, मजदूरी करता है, तो उसका माहौल क्या, उसके आसपास का माहौल क्या है। अगर कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, उसको बीमार हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो यानी कि एक मजदूरों का बहुत सारा समस्या होता है कि जहाँ पर काम कर रहा है, जैसे कोई माइन में काम कर रहा है, तो वहाँ पर कभी हादसा होता है, कोल माइन में हादसा हो जाता है, कितना मजदूर मर जाता है। तो इस अनेक समस्या होता है लेबर मजदूर लोग का। तो उसी लोग का समस्या का समाधान करने के लिए कोई दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो कि है ना, सो उनकी समस्या जो है उसके पर अपना पक्ष रखे, उसका समाधान करे। इसलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आईएलओ की स्थापना की गई, और ये यूएनओ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है। तो देखिए, डिवाइस प्रोग्राम एंड promoting decent work for all women and men. It is the only tri-party UN agency which brings together government employees and workers of the 187 member states. अब देखिए, इंटरनेशनल आईएलओ जो होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका सदस्य है दुनिया में 187। अभी पूरे दुनिया में तो जानते हैं कि लगभग कितना 190 से ऊपर ही कंट्री है। तो 190 से ऊपर जो भी कंट्री है, 190-91 जो भी कंट्री है, तो उसमें से 187 मेंबर है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। तो देखिए, तो ये है ना, सो अब देखिए, इतना बड़ा काम है, पूरे दुनिया के मजदूरों का ये चिंता करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पूरा यूएनओ में बैठ कर तो नहीं होगा, तो इसके लिए 187 देश जो इसका मेंबर बना, तो वो सभी 187 देश का गवर्नमेंट होगा, फिर वहाँ का लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहाँ का बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेसी होगा। जैसे कि इसमें कहा गया है, इट इज द ओनली ट्राई-पार्टी यूएन एजेंसी विच ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर ऑफ द 187 मेंबर स्टेट्स। यानी कि जो है ना, सो इसमें है ना, सो 187 जो
देश है, इसके जो मेंबर है उनके गवर्नमेंट भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि मजदूरों का देखभाल करना है। तो उसमें ILO क्या किया कि 187 देश के गवर्नमेंट को अपने एम्बिशन में, अपने प्रोग्राम में शामिल किया। फिर उसके वहाँ के एम्प्लॉय को, वर्कर को, या जितना भी और भी जो ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये सब है, जैसे यहाँ पर है ना लेबर CPM होता है ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी लेबर, हर पार्टी में हमारे देश में है कि है ना लेबर का एक भारतीय मजदूर संघ है। तो CPM इस सब में भी, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है ना मजदूर का ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर की समस्या के बारे में गाता है। तो यानी कि बहुत सारा संगठन ये सबको अपने साथ, गवर्नमेंट हुआ, संगठन हुआ, वहाँ के एम्प्लॉयर हुआ, एम्प्लॉय हुआ, वर्कर हुआ, मजदूर, यानी कि सबको अपने साथ में रखने का ये है ना सब संगठन है ना कोशिश करता है ILO। तो वही इसमें चर्चा किया गया है। इट इज द ओनली ट्राई पार्टी UN एजेंसी विच ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर ऑफ द 187 मेंबर स्टेट, जो इनके सदस्य हैं। हेडक्वार्टर इसका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में है ना एक जगह है, क्या है? जेनेवा शहर है। तो स्विट्जरलैंड का जो है ना सो जेनेवा जो है कहाँ है स्थित है? स्विट्जरलैंड में। तो वही जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका बोलता है कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब इसका ना ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इसका ILO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये देखिएगा BPSC के एग्जाम में ये सब पूछता है, UPSC के एग्जाम में, BPSC के एग्जाम में, SSC सब में पूछता है, रेलवे में। तो ये आपको ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। अब UNDP के बारे में आप लोग जानते होंगे। UNDP का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो देखिए UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। UNDP। तो इसी के बारे में बता रहा है। इट इज ऑल्सो ए यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, UNDP का। तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य है कौन? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Equalization of UN organization aimed at helping meeting the sustainable development goals. Members, the ILO has 187 member state. तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कितना है दुनिया में? 187 कंट्री है जो इसका सदस्य है प्लस देखिए 187 इसका है ना सदस्य है। तो जो है ना देखिए अभी बहुत ध्यान से गौर करने का बात है कि ILO जो है उसका कितना मेंबर है? 187 मेंबर है, जिसमें कि 186 कंट्रीज है, देश है। 107 आप तो समझ गए ना कि 187 ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 187 मेंबर स्टेट है, जिसमें कि 186 कंट्री है। तो 186 कंट्री है, प्लस है ना सो एक कुक आइलैंड है, एक आइलैंड है जिसका नाम है कुक है, तो उसको द कुक आइलैंड कहा जाता है। तो 186 देश और एक है ना सो द कुक आइलैंड, एक आइलैंड है, वो इसका सदस्य है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक टोटल मिला के इसका 187 मेंबर स्टेट्स है जो इसका ILO का मेंबर है। जो ILO का मेंबर है उसमें 186 देश है और एक आइलैंड है द कुक आइलैंड जो इसका ILO का मेंबर है। अब देखिए द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो देखिए ILO के बारे में, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1919 यानी कि 1919 में एस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया? इट वाज एस्टेब्लिश इन 1990 यानी कि 1919 में, 1919 में, अंडर द लीग ऑफ नेशन एज पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। देखिए इट वाज एस्टेब्लिश, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत हो रहा है। इट वाज
It was established in 1919 under the League of Nations as part of the Treaty of Versailles. ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुआ था जो 1919 में उसी सम्मेलन में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आईएलओ का। की रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय आईएलओ। अब हम लोग गौर करते हैं की रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय आईएलओ, आईएलओ के द्वारा पब्लिश किया गया रिपोर्ट्स। की रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय आईएलओ, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। देखिए एक तो है वर्ल्ड की रिपोर्ट्स पब्लिश बाय आईएलओ। अब ये है ना रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जो आईएलओ से प्रकाशित हुआ है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक एक है, दूसरा है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो ये सब रिपोर्ट है जो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक पब्लिश कर चुका है। तो एक है ग्लोबल वेज रिपोर्ट जिसमें है ना तो उसको कितना काम करता है, तो उसको काम के हिसाब से सही ढंग से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खास के अंडर डेवलप्ड कंट्री ये सब में, गरीब देश में, तो इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री ये सब में, तो इसी के बारे में चर्चा हो रहा है। द आईएलओ हैज रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1969 में। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये है द आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैड रिसीव्ड नोबेल प्राइज। इसको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, यानी कि विश्व शांति पुरस्कार। आईएलओ को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को विश्व का शांति नोबेल पीस प्राइज। तो यह ना तो नोबेल पीस प्राइज इन 1969 में इसको आईएलओ को नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर इम्प्रूविंग। किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग फर्टर्निटी, देखिए तो फॉर इम्प्रूविंग फर्टर्निटी एंड पीस एमॉन्ग नेशन। तो है ना जितने भी जो सदस्य मेंबर देश है उसमें आपसी संबंध बढ़ाने के लिए, जो कि है ना मजदूरों की देखभाल कर सके, उसका है ना सो मजदूरों का जीवन स्तर काफी ऊंचा हो सके, तो इसके लिए दिया गया था। फॉर इम्प्रूविंग फर्टर्निटी एंड पीस एमॉन्ग नेशन, परसुइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशन। तो देखिए इसको नोबेल प्राइज मिला था 1969 में आईएलओ को। तो किसके लिए? तो फॉर इम्प्रूविंग फर्टर्निटी एंड पीस एमॉन्ग नेशन, परसुइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशन। यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशन, या गरीब देश इस सबको टेक्निकल असिस्टेंस ये सब जो है ना प्रोवाइड करने के लिए इसको मिला था। तो अब है ना सो फंडामेंटल कन्वेंशन आईएलओ अभी तक कितना कन्वेंशन हो चुका है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 8 आईएलओ फंडामेंटल कन्वेंशन, अभी तक 8 गो है ना सो फंडामेंटल कन्वेंशन हो चुका है आईएलओ का, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 8 आईएलओ फंडामेंटल कन्वेंशन 8 आईएलओ फंडामेंटल कन्वेंशन, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या क्या कन्वेंशन है। एक है देखिए 8 गो है ना फंडामेंटल कन्वेंशन है आईएलओ का, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है द फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 का। पहला है द फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 का, जो बंधुआ मजदूरी ये सब जो कराया जाता है तो उसी पर कन्वेंशन हुआ था 1930 में, तो वही है पहला कन्वेंशन है द फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 का। दूसरा है द एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957 में 1957 में, तो इसमें भी है ना बंधुआ मजदूरी ये सब पर जो जबरन मजदूरी किया जाता है, या चाइल्ड लेबर। आप लोग सुने होंगे ना 14 साल से कम उम्र का बच्चा को आप है ना सो फोर्स लेबर नहीं करा सकते, चाइल्ड लेबर। अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कहीं पर मजदूरी किया जा सकता है किसी दुकान में, तो उसको दुकानदार को सजा हो जाएगा। होटल इस सब में खास करके बच्चा सबको रख देता है, तो उसको होटल के मालिक को क्या होगा, जेल जाना पड़ सकता है। तो ये है, तो देखिए द एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957, द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948 का 1948 का। तो तीसरा क्या है द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन,
द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948। और चौथा है द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949 का। और है ना ये चौथा है द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949 का 1949 का। द इक्वल रिन्यूसिएशन कन्वेंशन 1951 का। 1951 में जो कन्वेंशन हुआ था पांचवा, उसका है द इक्वल रेमोन्सिएशन कन्वेंशन 1951। तो अभी तक 8 जो कन्वेंशन हुआ उसमें से 5 है, तीन और है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए छठा ILO का कन्वेंशन। 5 कन्वेंशन अभी तक हम लोग 5 कन्वेंशन जो है ILO का, उसका हम लोग पढ़ चुके, समझ चुके। अब छठा समझिए। छठा क्या है? छठा है द डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958 का। तो 1958 का छठा कन्वेंशन है द डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958 का। और सातवां है द मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 का। अब हम लोग जानते हैं कि है ना 14 साल से कम उम्र का बच्चा को कहीं भी आप है ना सो फोर्स लेबर नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते। अगर कोई करवाता है किसी दुकान में या चाय की दुकान में 14 साल से कम उम्र का बच्चा को, तो फिर उसको चाइल्ड लेबर फोर्स के अंतर्गत चाइल्ड एक्ट के तहत उसको उस मालिक को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाएगा। तो उसी के बारे में है छठा द मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 का। एंड आठवां है द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 का। अब 1999 में भी आठवां अभी तक कन्वेंशन हुआ है। तो 1999 में जो हुआ था द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 का। द वर्स्ट यानी कि किसी बच्चे से आप है ना बहुत ही बुरी तरह से आप है ना एक तरह से बंधुआ मजदूरी ये सब करवा रहे हैं, तो उसी पर भी एक कन्वेंशन हुआ था 1999 में चाइल्ड लेबर के ऊपर। तो ये भी है 1999 का 8वां कन्वेंशन। तो इंडिया स्टैंड ऑन दिस कन्वेंशन। अब अभी तक ILO का 8 कन्वेंशन हुआ है, तो उसमें भारत का रुख क्या है, भारत का क्या स्टैंड है? ये 8 जो कन्वेंशन हुआ जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए हैं, उस पर भारत का क्या रुख है, तो उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। इंडिया स्टैंड ऑन दिस कन्वेंशन। इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड द 2 कन्वेंशन आउट ऑफ 8। अब देखिए अभी तक 8 कन्वेंशन हुआ है, जिसमें कि भारत का है कि यह है इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड द 2 कन्वेंशन आउट ऑफ 8। दीज आर यानी कि 8 कन्वेंशन में से 2 जो कन्वेंशन है उस पर भारत का कोई सहमति नहीं है। 8 जो अभी तक ILO का कन्वेंशन हुआ है उसमें 2 कन्वेंशन पर भारत का आपत्ति है, उस पर भारत तैयार नहीं है। बाकी 6 जो कन्वेंशन है उस पर भारत का सहमति है। यानी कि अभी तक जो भी 8 कन्वेंशन ILO का हुआ है उसमें से 6 पर भारत का सहमति है और 2 पर है ना सो भारत कुछ असहमति है, तो उस पर रेटिफाइड नहीं है, भारत असहमत है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड द 2 कन्वेंशन आउट ऑफ 8। दीज आर, अब कौन कौन कन्वेंशन है? द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948 का। अब देखिए 1948 का जो कन्वेंशन हुआ था उस पर भारत सहमत नहीं है, पूरी तरह से सहमत नहीं है। तो कौन है? द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948। ये जो 1948 का जो कन्वेंशन था उस पर भारत को कुछ आपत्ति है। और दूसरा है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949 का। 1949 का जो कन्वेंशन है उस पर भारत को आपत्ति है। उसमें क्या है? राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949। तो ये 2 कन्वेंशन है ILO का जिस पर भारत सहमत नहीं है, कुछ आपत्ति है। बाकी 6 गो जो कन्वेंशन है, 8 में से 6 गो कन्वेंशन उस पर भारत का रुख पूरी तरह से सहमत है। अब हम बताते हैं कि देखिए ये क्या कारण है कि 2 गो कन्वेंशन पर भारत ने आपत्ति दर्ज की।
तो उसी के बारे में अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कारण में जाइए। देखिए, द स्टैट्यूटरी रूल्स इन इंडिया फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, द स्टैट्यूटरी रूल्स फॉर इंडिया, द स्टैट्यूटरी रूल्स इन इंडिया फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज prohibits certain rights such as right to strike, to openly criticize गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखिए, भारत का इसलिए आपत्ति है, तो देखिए भारत में है द स्टैट्यूटरी रूल्स इन इंडिया फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो है ना सरकारी जो कर्मचारी है उस पर कुछ है ना सो पाबंदी है भारत में। तो क्या है पाबंदी? ये है कि द स्टैट्यूटरी रूल्स इन इंडिया फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों पर कुछ है ना सो पाबंदी है। तो उसको क्या है? तो इनको प्रोहिबिट सर्टेन राइट सच एज राइट टू स्ट्राइक। अब कोई भी गवर्नमेंट राइट टू स्ट्राइक है ना भारत में, किसी भी सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबको नहीं है। अब कोई बोल देगा कि हम है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय, बैंक का एम्प्लॉय, कि हम अनिश्चितकालीन तक चले जाते हैं, जैसे रेलवे का एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अनिश्चितकालीन तक हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे, तो राइट टू स्ट्राइक नहीं है। कोई ट्रक ड्राइवर ये सब बोल देगा कि हम स्ट्राइक पर अनिश्चितकालीन चले जाएं। अब इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसमें बोल देगा ट्रक का एसोसिएशन कि हम स्ट्राइक पर चले जाएं, तो देखिए राइट टू स्ट्राइक नहीं है। हालांकि भारत में होता है स्ट्राइक, होता है, लेकिन है ना एकदम में बोल देगा कि नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको रोक लगाएगी। राइट टू स्ट्राइक भारत में पूर्णतः नहीं है। तो इसीलिए है ना वो कन्वेंशन पर है ना उसको आपत्ति था भारत को, प्रोहिबिट सर्टेन राइट सच एज राइट टू स्ट्राइक, टू ओपनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब हम लोग अपने देश में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक एक सीमा है। एकदम खुल के एकदम किसी भी मुद्दे पर एकदम क्रिटिसाइज करके पूरा विधि व्यवस्था एकदम खराब कर दीजिए, ट्रेन को जला दीजिए, ट्रेन में आग लगा दीजिए, बस में आग लगा दीजिए, कोई भी है ना सो सरकारी भवन ही सबको डैमेज कर दीजिए, तो आप है ना सो इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। तो यही है, तो आप है ना कोई भी आपको आपत्ति है तो ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से आप उसका क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन आप जो अब होता है ट्रेन को जला दिया, रेल को जला दिया, सरकारी भवन में तोड़फोड़ कर दिया, तो ये नहीं है, ये गलत है, गैर कानूनी है भारत में। तो इसीलिए है ना सो आपत्ति दर्ज किया था भारत में। आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ दीज टू कन्वेंशन, इंडिया वुड बी फोर्स्ड टू ग्रांट दीज राइट टू द सिविल सर्वेंट्स, हेंस इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड दीज टू कन्वेंशन। अब है ना समझ गए कि भारत में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते खुल्ला, आप अनिश्चितकालीन कोई हड़ताल पर चले जाइएगा, आप सरकार का गवर्नमेंट पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन खुल्ला एकदम उसका तोड़ फोड़ विधि व्यवस्था एकदम अशांति फैला दीजिएगा, तो ये इस तरह का विरोध नहीं कर सकते। इसी कारण 2 गो कन्वेंशन है, उस पर भारत को आपत्ति है, बाकी 6 गो ILO का कन्वेंशन है, उस पर भारत सहमत है। तो आप समझ गए। धन्यवाद।